Hello student, good morning. Today I will start measurement of electrode potential. And yesterday I discussed about the electrode and electrode potential. What is? Again I will tell you what is electrode. Electrode is a metal rod at which oxidation or reduction takes place in electrolytic solution during conduction. And electrode potential is the potential difference between the electrode and electrolytic solution. When electrode is dipped in a electrolytic solution, a thin layer of electrolyte is formed between the above the electrode, due to which a potential difference develops between the electrolyte and electrode, which is known as electrode potential. Now, how will we will measure the potential of a cell? If we have to measure the potential of cell, then we should have two half cell. Potential of the single cell cannot be measured. Potential of the single cell cannot be measured. We cannot measure the potential of individual half cell. Okay. Cannot be measured. अगर हमें मेजर करना है, if we have to measure difference between two half cell potential, एक इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल हम जो है कि मेजर नहीं कर सकते हैं. अगर हमें मेजर करना ही है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा दो सेल के बीच में. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम कोई एक पोटेंशियल कोऑपरेटरी चूज कर लेंगे, पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड, देन दैट ऑफ अदर कैन बी डिटरमाइंड विद द रिस्पेक्ट टू दिस. कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हमें एक दूसरी सेल भी चाहिए. एक हाफ सेल है, दूसरी हाफ सेल भी चाहिए. तो उसमें से भी एक को हमें स्टैंडर्ड हाफ सेल लेनी पड़ेगी. एक को हमें स्टैंडर्ड हाफ सेल लेनी पड़ेगी. जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ को मेज़र करना है, अगर मान लीजिए हमें लेंथ मेज़र करना है, तो एक कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं. अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो कोई एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, 1 लीटर 2 लीटर जो भी मेज़र करना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि एक ऑथेंटिक इंस्ट्रूमेंट होगा. उसी तरह से अगर हमें किसी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें नोन होना चाहिए पहले से. अब इस काम के लिए सबसे बेटर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमारा होता है क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. हम अपने कन्वेंशन के लिए हाफ सेल एक ले लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम रॉड उसके अंदर लगी होती है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका पोटेंशियल जो होता है 0 होता है. इसका पोटेंशियल 0 होता है. अब अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है. स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर 1 atm प्रेशर होता है और 1 मोल कंसनट्रेशन ऑफ एसिडिक सोल्यूशन होता है, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. अब अगर हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रोड बना हुआ है तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे. इसके अंदर हम एक प्लैटिनम की वायर का इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है और उसे हम एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं. एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो 1MHCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है. तो हम ज़्यादातर 1MHCl लेते हैं और प्योर हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं थ्रू इट. यहाँ पे हम बाहर से प्योर हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं. अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है, जो रिड्यूस होता है, उन दोनों फॉर्म हाइड्रोजन का जो होता है वो यूनिट होता है, एक होता है. ओके.
अब इससे ये पता लगता है कि जो प्रेशर 1 बार प्रेशर, अगर 1 atm प्रेशर 1 बार प्रेशर लिए हैं और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्योंकि हाइड्रोजन से बना हुआ है तो इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसकी मदद से हम किसी भी सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब सपोज कि अगर कॉपर का बना हुआ कोई सेल है, हाफ सेल, और उसका अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले लेंगे एज ए एनोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को ले लेंगे एज ए कैथोड। अब उसके बाद दोनों हाफ सेल को साल्ट ब्रिज से जोड़ने के बाद जो वहाँ पे रिज़ल्ट आता है, चूँकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो जो भी पोटेंशियल वहाँ पे मीटर में आएगा वो पोटेंशियल क्या होगा, वो कॉपर का पोटेंशियल होगा। ओके, इसी तरह से अगर हमें जिंक का पोटेंशियल निकालना है तो जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे, जिंक सल्फेट के अंदर डालेंगे और उसे जो है कि एज ए एनोड यूज़ करेंगे, और इसके अलावा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा उसे हम कैथोड की तरह से यूज़ करेंगे। फिर दोनों हाफ सेल को साल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद चूँकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है तो मीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसका होगा, जिंक का होगा। तो इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से बना होता है ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्लेटिनम की रॉड लगी है, यहाँ पे एक प्लेटिनम की प्लेट है जिसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड जो है कि कोटिंग है प्लेटिनम की। यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल की जा रही है, यहाँ 1 m का HCl भरा हुआ है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रहा है। अब इस पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर इसका यूज हम एनोड के फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और अगर कैथोड के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अगर एनोड के फॉर्म में करेंगे तो H+ आयन सोल्यूशन के अंदर आएंगे, और कैथोड के फॉर्म में करेंगे तो H2 गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्पीसीज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेल आर यूनिटी। अगर जो हाफ सेल राइट हैंड साइड में है उसका वो कंसंट्रेशन 1 है अगर, तो जो लेफ्ट साइड की सेल होगी उसका जो पोटेंशियल होगा वो मीटर बताएगा। देन द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर आएगा। कुछ मेटल जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं वो हम प्लेटिनम या गोल्ड के बनाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि प्लेटिनम और गोल्ड जो होते हैं इनर्ट होते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और आसानी से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाए। इसलिए हम प्लेटिनम और गोल्ड एज ए इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम का यूज़ किया गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, और ब्रोमीन इलेक्ट्रोड का जो है, ब्रोमीन हाफ सेल है यहाँ पे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे मेज़र करना है। ठीक है, तो इसको हम ब्रोमीन की जो हाफ सेल है या जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोड है इसको हम कैथोड के फॉर्म में यूज़ करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे हाफ सेल है नेक्स्ट मीन्स हाइड्रोजन है उसको हम एनोड की तरह से यूज़ करेंगे। अब अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0 से अधिक आता है, 0 से अधिक आता है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और वो मोर स्टेबल दैन द हाइड्रोजन गैस है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कि नेगेटिव आता है यानी कम आता है हाइड्रोजन गैस से, तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो मोर स्टेबल है। ओके,
अगर ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आता है, देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीसीज, यानी कि अब हाइड्रोजन गैस मोर स्टेबल होगी। यानी जहाँ हमारा नेगेटिव पोटेंशियल आया है, ठीक है, वो नेगेटिव पोटेंशियल किसको बताता है? वो नेगेटिव पोटेंशियल एनोड के पोटेंशियल को बताता है। ऐसे कंडीशन में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एज ए कैथोड यूज हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन जो है यूज किया जाता है एनोड के फॉर्म में। अब ऐसा देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर फ्लोरीन जो होता है वो हाईएस्ट होता है, मोस्ट पॉजिटिव होता है। इससे क्या पता लगता है? ये इससे ये पता लगता है कि जो फ्लोरीन गैस है वो मैक्सिमम टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, इलेक्ट्रॉन जो है कि गेन करने की। इसलिए फ्लोरीन गैस को हम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सेल्फ रिडक्शन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हाई होती है, तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोराइड आयन होता है वो फ्लोराइड आयन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। एक बार फिर से जान लेते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन का होता है वो हाईएस्ट होता है, जिससे ये पता लगता है कि जो फ्लोरीन गैस है उसके अंदर सेल्फ रिड्यूस होने की जो है कि टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो जल्दी से रिड्यूस होकर के फ्लोराइड आयन बना लेता है। इसलिए फ्लोरीन गैस जो होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जबकि फ्लोराइड आयन जो होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। लिथियम के बारे में अगर बात करते हैं तो लिथियम का सबसे ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। लिथियम है द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेटिंग लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट while lithium metal is strong और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऐसा जो हमारे मेटल होते हैं, जितने भी लगभग मेटल होते हैं, उनमें जो है कि उनका जो पोटेंशियल होता है नियर अबाउट निगेटिव होता है। अगर कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर, मरकरी, गोल्ड को छोड़ दिया जाए, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं पहले, सबका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, वो रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखेंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वो लिथियम का है। इसी वजह से जो लिथियम आयन होता है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन जो लिथियम मेटल होता है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। तो हम ऐसा देखते हैं कि जब हम अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। बहुत सारे बुक में जो है ये निगेटिव टू पॉजिटिव दिया हुआ है, और बहुत सारे जो बुक में जो है पॉजिटिव टू निगेटिव दिया हुआ है। तो अगर हम ये मान के चलें कि पॉजिटिव टू निगेटिव दिया है, तो हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धीरे धीरे पोटेंशियल कम होता जा रहा है। इससे कम होने का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर उनकी कम होती जाती है और रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम टॉप बॉटम टू टॉप जाते हैं तो अपोजिट हो जाता है, वहाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाती है, रिड्यूसिंग पावर कम होती जाती है, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का हम यूज़ करते हैं। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होती है, पीएच, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर पता करना हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता करना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना हो, अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पता करनी हो, तो हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करना हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज ज़्यादातर पीएच सॉल्यूशन का डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करने के लिए किया जाता है, और कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको पता करने के लिए यूज किया जाता है, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब
यहाँ से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, एक सीरीज़ बनी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। यहाँ पे दिखाया गया है पॉजिटिव टू निगेटिव दिखाया गया है। इस पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा जो है वो लिथियम फ्लोरीन का है। ठीक है, ये +2.87। अब जिनका जितना पॉजिटिव होता है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, जितना ज़्यादा निगेटिव होता है वो रिड्यूसिंग पावर होती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो सबसे जो लोवेस्ट यानी सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वो लिथियम का है। तो कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाले जो होते हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो जितना पॉजिटिव साइन का होता है वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर का होता है, यानी सेल्फ अपने रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब टॉप टू बॉटम की ओर आ रहे हैं तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और नीचे आते आते जो है एकदम ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहा है, जिससे यहाँ पे लिथियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लिथियम आयन। और फ्लोरीन गैस की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड आयन। ओके, तो इस तरह से हम जो है कि इसको जान सकते हैं कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये फ़ायदा मिलने वाला है कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा और कौन रिएक्शन नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम लिथियम को कॉपर सल्फेट में डाल दें, कॉपर सल्फेट में, तो क्या होगा? CuSO4। ओके, और अगर हम कॉपर को लिथियम सल्फेट में डाल दें तो क्या होगा? किस में रिएक्शन होगा, कौन से में रिएक्शन नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस के लिए कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि कौन क्या कैसे करेगा। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट केस में हम जो बता रहे हैं कि लिथियम को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो चूंकि लिथियम के अंदर हाईली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, तो ये लिथियम क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कॉपर में रिड्यूस कर देगा, ये फट से Cu बना देगा, और अपने ऑक्सीडाइज होकर के लिथियम सल्फेट बना लेगा, Li2SO4 बना लेगा। तो यहाँ तो बात समझ में आई कि इसका मतलब ये है कि जो जितना नेगेटिव वैल्यू वाला होता है वो पॉजिटिव वाले को रिड्यूस कर देता है। अब अगर अपोजिट हम कॉपर को हम लिथियम में डालेंगे, लिथियम सल्फेट में डालेंगे, तो नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसका पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होता है उसके अंदर डिस्प्लेस करने की पावर कम होती है, जिसके पास जितना नेगेटिव होता है वो डिस्प्लेस आसानी से कर सकता है। यानी लिथियम को ये कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, लेकिन लिथियम कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है, क्योंकि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से बहुत 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 ज़्यादा निगेटिव है। तो जितना निगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पावर होगा। इसी तरह से अगर बोल दिया जाए कि जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर डाल दिया जाए तो क्या होगा? जिंक सल्फेट के अंदर अगर कॉपर डाल दें तो क्या हो सकता है? तो जिंक सल्फेट के अंदर हम कॉपर डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो है कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक के पास ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो जिंक की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो इसलिए जिंक को जो है कि ये साल्ट सॉल्यूशन से अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट में डालते तो क्या होता है?
जिंक को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, या हम कहें कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि अगर कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में डाल दें तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या चेंजेज आएंगे उस पॉट के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट के अंदर डालेंगे तो उस पॉट के अंदर छेद हो जाएगा, पोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिंक सल्फेट बनने लगेगा और कॉपर रिड्यूस होने लगेगा तो जगह जगह पोर बन जाएगी। तो यहाँ तो रिएक्शन होगा, यहाँ जब रिएक्शन होगा तो ZnSO4 बन जाएगा और प्लस यहाँ पे कॉपर निकल के रिड्यूस हो जाएगा, ये जा कर के जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी मदद से हम ये जान लेते हैं कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसको हम किसके साथ रख सकते हैं, किसको किसके साथ नहीं रख सकते हैं। जैसे आजकल हमारे घरों में कि घरों में जो सिल्वर के ज्वेलरीज होते हैं, जो कॉपर के जो गोल्ड के ज्वेलरी होते हैं, उनको एक साथ नहीं रखते हैं। क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वर की ज्वेलरी है उसका जो पोटेंशियल है वो लेस पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। तो जब हम गोल्ड के साथ रखेंगे सिल्वर की ज्वेलरी तो वो क्या करेगा, गोल्ड को रिड्यूस करने लगेगा और गोल्ड धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क्स होते हैं जिसकी मदद से, जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, पेंटिंग का काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होता है। पेंटिंग, कार वगैरह की जो पेंटिंग की जाती है, तो इस तरह से बहुत सारे जो ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो ध्यान ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो सेल बनाते वक्त भी इसका ध्यान होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने 11th में इसको पढ़ा है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, फ्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है तो ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे फ्लोरीन गैस जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है। हमेशा ये याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और जितना जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा निगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल लगाते वक्त भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग जो है कि पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं ध्यान में देना है, हमें ध्यान देना है रिड्यूसिंग पोटेंशियल को। ओके, अब इसके बाद एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता होगा और सेल्फ अपने आप को रिड्यूस कर देता होगा। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करता है अपने को ऑक्सीडाइज कर लेता है। जैसे यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसका पोटेंशियल प्लस इतना है, और यहाँ जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव दिया है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब सेल पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो इस सेल का पोटेंशियल आ जाएगा 1.10 वोल्ट आ जाएगा, जो हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था, वोल्टिक सेल में पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ईएमएफ? ओके, तो ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड और एनोड के बीच में। तब हम सेल से ले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं जबकि सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जा रही हो। तो एक तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड और एनोड के बीच में, जबकि सेल के साथ कोई भी एक्सटर्नल सर्किट ना जुड़ी हो जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो। तो इस तरह
से हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसको हम सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए ई सेल यूज़ करते हैं। अगर स्टैंडर्ड है तो उसके ऊपर ई नॉट कर देंगे। तो बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड एनोड के बीच में किसी सेल में, लेकिन तब जबकि उससे कोई करंट ड्रॉन न की जा रही हो। और सेल पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं और इसे ई सेल से डिज़ाइन किया जाता है। उसको उसका सिंबल है ये। ओके, अब बात आती है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का नाम अगर आता है तो स्टैंडर्ड का मतलब ही हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? स्टैंडर्ड कंडीशन रूम टेम्परेचर हो सकता है, पहला बात। दूसरा 1 एटमॉस्फेरिक या कहीं 1 बार प्रेशर होता है। और इसके अलावा जो कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं वो कंसंट्रेशन भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो भी 1 मोल होना चाहिए। है बात सुनिए। तो इस तरह से हमें 3 चीज़ें अगर पता हैं, ये 3 चीज़ें हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होना चाहिए, कंसंट्रेशन यूनिटी होनी चाहिए, 1 मोल का होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रेशर है वो 1 बार होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड होगा। और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दिखाने के लिए हम ऊपर 0 बना देते हैं, तो स्टैंडर्ड को बताता है। यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बता रहा है और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, OX। ओके, तो यहाँ पे ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देते हैं तो हमें इस सेल का पता, यानी कैथोड का जो पोटेंशियल है उसको, उसमें से एनोड के पोटेंशियल को अगर घटा देंगे तो उस कंडीशन में हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता चल जाएगा। क्योंकि जो सेल पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर पर यूनिट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। जो सेल पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। एक तरह से ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक तरह से क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सेल पोटेंशियल। अब अगर किसी सेल का पोटेंशियल पता करना है तो उसके अंदर दोनों जो इलेक्ट्रोड लगे हैं उन इलेक्ट्रोडों का अगर पोटेंशियल पता है तो वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे द ऑक्सीडेशन इन द सेल, दिस सेल इज, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 0.76 दिया हुआ है, ठीक है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। चूँकि हमने ये बता दिया कि जब भी हम सेल यूज़ करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करते हैं। फॉर द रिडक्शन यहाँ पे प्लस 0.34 वोल्ट है ये। अब अगर सेल पोटेंशियल निकालना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देंगे। ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.34 माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस 0.76, फिर उसके बाद ये वैल्यू आ गई 1 + 1 वोल्ट। इसके बाद वोल्टिक सेल देख लेते हैं। वोल्टिक सेल क्या होती है, ये सब हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे वहाँ पे। ये ऐसी सेल है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। इस वोल्टिक सेल के लिए हम कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे या जिंक नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे लिया गया है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पे। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पे। कैसे हो रहा है, ये जिंक आयन जब सोल्यूशन के अंदर आता है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जो है साल्ट ब्रिज से जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कॉपर आयन जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर है वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आता है एनोड से उसको लेकर के कॉपर के फॉर्म में
रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और इस तरह से साल्ट ब्रिज का यूज होता है। एक तरह से देख सकते हैं कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। अब जैसे हमें यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये बाहर से लगा है, 2 बीकर हमने लिया है तो लिख दिया कि, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो हम लोग सेल घर में यूज़ करते हैं सब जितने उसके अंदर सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन जो है कि साल्ट ब्रिज से बंधे होते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट वोल्टिक सेल में भी इसी तरह से होता है। once even one electrode flow from the anode to cathode, the charge in each beaker could not be balanced and the flow of charge will stop। अगर ऐसा कंडीशन, अगर चार्ज डिफरेंस बना रहेगा तो फ्लो हमेशा बना रहेगा। जैसे ही दोनों साइड में चार्ज इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, वर्क करना बंद कर देगा। ये वोल्टेज सेल है, सारी चीज़ें सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। कैटायन कैथोड के ऊपर अपने आप मूव करता है, एनोड के ऊपर एनायन करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अब हम आते हैं, यह है एक वोल्टिक सेल है जिसमें ये कॉपर और जिंक का बना हुआ है। कॉपर का एनोड, जिंक का एनोड है, कॉपर का कैथोड है, बीच में साल्ट सेल है। इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल करके कैथोड की ओर जा रहे हैं। इन द सेल देन इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोड एंड फ्लो थ्रू द वायर टू द कैथोड। कैथोड के थ्रू फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स लीव द एनोड, इलेक्ट्रॉन पहले एनोड को लीव करते हैं। कैटायन फॉर्म डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इन द एनोड कंपार्टमेंट। एनोड कंपार्टमेंट में जो पॉजिटिव आयन है वो निकल करके सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे पहुंचता है तो जो कैटायन है कैथोड के ऊपर अटैच हो जाता है निगेटिव कैथोड से, और इलेक्ट्रॉन जो है कैटायन के थ्रू ले करके न्यूट्रल हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कॉपर के फॉर्म में कॉपर प्लेट के ऊपर जाके जमा हो जाता है। इस तरह से ये हमारा। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट दिया हुआ है तो सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड का यूज़ जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन के रूप में यहाँ पे यूज़ होगा, तो ये यूज़ किया जाएगा कंसंट्रेशन पता करने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए, पीएच पता करने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। ओके। अब सपोज किए कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है En2+ और Ne गिव्स M। यहाँ पे एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पहले एक सेल के लिए यहाँ पे ले लिया, ये हाफ सेल का नर्स्ट इक्वेशन है ई सेल ई नॉट माइनस RT/NF ln m बाई इतना। ठीक है। अब m कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे हम एक डैनियल सेल का लिया एग्जांपल लिया है। कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए जो नर्स्ट इक्वेशन है वो कॉपर का है, ये स्टैंडर्ड है, -RT हो जाएगा ये। ठीक है। और RT2F, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ln 1/, कॉपर आयन। ओके। एनोड के रूप में हमारा जिंक होता है, तो जिंक का हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे।
ठीक है। तो RT/2F ln 1/Zn2 प्लस हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना होगा। इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हमें इक्वेशन ऐसे मिलेगा, ये हमने घटाया तो जो कॉमन होगी उसे निकाल लेंगे। यहाँ से ये सेल हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन, जिंक ऊपर चला गया और कॉपर नीचे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं कि स्टैंडर्ड माइनस RT/NF ln m/Mn प्लस, ये कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो हाफ, ये भी एक तरह से सेल पोटेंशियल है। ये भी क्या है, सेल पोटेंशियल है। अब उसमें कंसंट्रेशन दिया है तो हम कंसंट्रेशन का यूज कर लेंगे। अगर कंसंट्रेशन 1 दिया है तो m की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम डैनियल सेल का लेते हैं। अब डैनियल सेल में जानते हैं कि कैथोड कॉपर का होता है, एनोड जिंक का होता है। तो अगर जिंक कॉपर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। कंसंट्रेशन जो सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉपर सॉलिड है, इसके लिए 1 लेंगे। यहाँ जिंक सॉलिड है, इसके लिए 1 लेंगे। जिंक आयन का कंसंट्रेशन लेंगे, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन लेंगे। दोनों के पोटेंशियल को घटा देंगे तो पूरा में सेल पोटेंशियल, सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। यहाँ कैथोड की वैल्यू ये पूरी रख देंगे और एनोड की वैल्यू ये पूरी रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से हमें ये मिल जाएगा इक्वेशन, जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम ई सेल लिख सकते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है, एक साथ ले लेंगे तो हमारा ये जो हो जाएगा RT/NF हो जाएगा कॉमन। और यहाँ पे जिंक आयन अपन कॉपर, यानी ऑक्सीडेशन अपन रिडक्शन। इसी चीज़ को यहाँ पे जो लिखा हुआ है ln Zn2 प्लस, अगर कॉमन कोई रिजल्ट लिखेंगे अगर सबके लिए तो यहाँ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजेशन और यहाँ पे रिडक्शन लिख देंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन। इस तरह से हम यहाँ पे किसी सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब कल इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल